सुप्रभात मेरे शहरवासियों, मैं हिमांशु आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एचजी गुरुकुल्स में, जहां हम सब आज करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर 1 प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन के सभी प्रश्न जो आपसे 2010 से 2021 के बीच में पूछे गए हैं। और आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपसे आगे की चल के पूछे जा सकते हैं, तो इस सेशन को बीच में मत छोड़िएगा। चलिए आज के आगाज करते हैं इस सेशन का एक प्यारी सी लाइन के साथ। और आपके सामने देख लीजिए हमारे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं। इन्होंने ही एक लाइन बोली थी कि देर से बनो लेकिन जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। तो आगे चल के आप भी कुछ करिए, कुछ बनिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। भगवान से मेरी यही प्रार्थना रहेगी। चलिए आज के इस सेशन को चालू करते हैं और आगाज करते हैं इस सेशन का अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ के। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही मस्त प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे 2017 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्रांति कोण किसे कहा जाता है। आप पेपर उठाइए, देखिए 2016-17 में ही पूछा गया था ये क्वेश्चन, क्रांति कोण किसे कहते हैं। और 12th के लिए भी ये क्वेश्चन होता है, 12th में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। हम लोगों के समय भी आया था, क्रांति कोण किसे कहते हैं, क्रांति कोण किसे कहा जाता है। तो देखिए मान लीजिए ये यहाँ पे एक लंब हो गया, ये हो गया मान लीजिए सघन माध्यम। कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। और मान लीजिए नीचे है विरल माध्यम। तो सघन, अगर मान लीजिए सघन माध्यम और विरल माध्यम, आप इतना याद रखिएगा कि सघन माध्यम किसे कहा जाता है और विरल माध्यम किसे कहा जाता है। जब प्रकाश की गति जिसमें कम होती है उसे सघन माध्यम कहा जाता है, और जिसमें ज्यादा होती है उसे कहा जाता है विरल माध्यम। याद रखिएगा कि मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश आया तो ये क्या होगी कि विरल माध्यम में आकर के थोड़ी सी झुक के जाएगी, ऐसे लंब से कुछ दूर होके जाती है। और आई, ये होता है आई आपतित कोण, और ये हो जाएगा आर परावर्तित कोण। तो याद रखिएगा कि यही होता है क्रांति कोण। ये एक समय ऐसा आएगा कि ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अरे बन जाएगी, इस पे 90 डिग्री पे बन जाएगी। तो चलिए बताते हैं क्रांति कोण किसे कहा जाता है। आप सबको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा देख लीजिए ये क्वेश्चन का आंसर। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब अभी तुरंत बताएं कि जब प्रकाश की किरण, मान लीजिए ये प्रकाश हुई तो ये सघन माध्यम और ये विरल माध्यम, तो यहां से आकर के जब ऐसे मुड़ती है, मतलब जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो अभिलंब से परे, मतलब अभिलंब से थोड़ी सी हटती है, अर्थात विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण मतलब आर और सघन माध्यम में बने आपतित कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण एक समकोण के समान हो जाए तो इसके सापेक्ष सघन माध्यम में बना आपतित कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण। अभी तुरंत समझा है, अगर नहीं समझ में आया तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके फिर से समझा दे रहा हूँ कि ये मान लीजिए कि यहाँ पे एक प्रकाश आई, यहाँ से ये हो गया अभिलंब, और यहाँ से थोड़ा सा जो झुक के, मतलब ये अभिलंब से हट के जब प्रकाश जाती है तो एक समय ऐसा आता है कि आई का मान जो होता है 90 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 90 डिग्री। और ये होता है आई, और ये कौन सा होता है? आर, और आर एक समय क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? क्रांतिक कोण कहा जाता है। चलिए समझ में आ गया होगा तो स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन हमारा है बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, पेरिस्कोप किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर जाके देखिएगा, पेरिस्कोप आप में पूछा गया था और ये लगभग 2016 या 17 में ही पूछा गया था, पेरिस्कोप किसे कहा जाता है। पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम अपने छिपी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। सैनिक खाइयों में छिपकर मैदानों में पहाड़ों को देख सकते हैं, और पनडुब्बियों में बैठ सैनिकों समुद्र तल के पर्यवेक्षण कर सकते हैं। मतलब पेरिस्कोप वो चीज होता है जो हम लोग छिपी हुई वस्तुओं को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जिससे मान लीजिए अगर कोई सैनिक छिपा हो पहाड़ों के अंदर या फिर समुद्र के अंदर कुछ ढूंढना हो तो उसके लिए क्या उपयोग होता है, पेरिस्कोप उपयोग होता है। किसी धुंध वाले दिन
अवरक्त मतलब आज के दिनों में जैसे हम लोगों की तरफ धुंध पड़ रहा है, जिसे फुहा मतलब धुंध जैसे पड़ रहा है सुबह सुबह, वैसे ही किसी धुंध वाले दिन अवरक्त फोटोग्राफी भी इसकी सहायता से की जा सकती है। पेरिस्कोप समतल दर्पणों के सहायता से बनाई जाती हैं। जो ये याद रखिए आप, पेरिस्कोप किस दर्पण से बनाया जाता है, तो समतल दर्पण से, जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। उच्च कोटि के पेरिस्कोप में प्रिज्मों की प्रयोग किया जाता है। ये यहाँ पे लिखा है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा। मान लीजिए ये हुआ समतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण हुआ, समतल दर्पण। एक तरफ इसके हो गया, ये हो गया समतल दर्पण, एक तरफ मान लीजिए पॉलिश किया हुआ है, दूसरी तरफ परावर्तक सतह है। तो यहां से जो प्रकाश आकर के और यहाँ पे अंदर ना आकर के उसी माध्यम में फिर से लौट जाए, उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब, तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। आज हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन करने वाले हैं लगभग। तो चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा तीसरा सवाल है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। तो समतल दर्पण में जो जो प्रतिबिंब बनती है उसकी विशेषता लिखनी है। तो समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु, उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है, मतलब जितनी दूर रहेगी उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार उससे आधा होना चाहिए। कितना होना चाहिए था, आधा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं, पांचवें क्वेश्चन नंबर की ओर। अब समतल दर्पण का अगर परिभाषा चाहिए होगा तो बताइए। समतल दर्पण में होता है वही कि एक समतल शीशे को, कांच को लेकर एक तरफ पॉलिश कर दिया जाए और दूसरी तरफ परावर्तक सतह बना दिया जाए, उसे समतल दर्पण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का चौथा नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण क्या होता है ये भी समझिए। अवतल दर्पण होता क्या है तब बताते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण होता क्या है, देखिए हमारे बुक में या फिर पढ़ना है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है समतल दर्पण, कौन सा, समतल दर्पण, और दूसरा कौन सा होता है, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा कौन सा होता है, माफ कीजिएगा, समतल दर्पण, और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। कौन सा, गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण अब कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के। एक होता है अवतल, कौन सा होता है, अवतल, एक होता है अवतल, और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है उत्तल। कौन सा, उत्तल होता है। याद रखिएगा, पहला अवतल और दूसरा उत्तल होता है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक ये हो गया, ये देखिए, जब उभरा हुआ भाग पॉलिश हो और धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह हो तो उसे कौन सा दर्पण कहा जाता है, अवतल दर्पण कहा जाता है। और जब धंसा हुआ भाग पॉलिश हो और उभरा हुआ भाग परावर्तक सतह हो उसे कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाता है, ये सब आप कमेंट कीजिए। अवतल दर्पण छोटा बनाता है या फिर बड़ा बनाता है, तो अवतल दर्पण आकार में कैसा बनाता है, तो बड़े आकार का बनाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग, देखते हैं क्या होता है। अवतल दर्पण का उपयोग लिखते हैं। अवतल दर्पण के निम्न उपयोग हैं। बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग वाहनों के हेडलाइट, लैंपों, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने के लिए भी किया जाता है। और अरे बनाने के मतलब सॉरी, हेडलाइट, लैंप या फिर सर्च लाइट, टॉर्च में भी लगता है। जो ऊपर का जो शीशा होता है वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। सेविंग दर्पणों को बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोग परीक्षक इसका उपयोग करते हैं। जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं वो भी किसका उपयोग करते हैं, वो भी उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन क्या कहलाता है। ये याद रखिएगा कि इस चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। परावर्तन किसे कहते हैं, जो परिवर्तित हो जाए, मतलब याद रखिएगा, यहाँ पे फिर से बता दे रहे हैं कि जो लाइट बेंड कर जाए, मतलब जो अपने ही माध्यम में लौट जाए, उसे कौन सा कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन। और अपवर्तन किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि मान लीजिए कोई भी लाइट
कोई भी लाइट अगर आ करके जब कोई भी लाइट आती है और समतल दर्पण से मतलब टकरा करके मुड़ती नहीं है, ये सीधा बेंड कर मतलब सीधा चली जाती है, पार कर जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कौन सा कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। कौन सा? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ने से पहले आप सब ये देख लीजिए कौन सा क्या है। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा इसे मिटा लेने दीजिए। हाँ चलिए, आप सबको प्रकाश का अपवर्तन क्लियर हो गया होगा। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो जो प्रकाश मतलब सीधा चली जाती है उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। याद रखिएगा कि मान लीजिए ये वाला जो प्रकाश पार हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कौन कौन नियम होते हैं? आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पे होते हैं। और जब एक ही रंग के प्रकाश किरण किन्हीं दो माध्यम में सीमा तल के तिरछी आपतित हो तो आपतन कोण आई मतलब साइन और परावर्तन कोण आर का साइन का अनुपात नियतांक होता है। इसका नियम किसका नियम कहलाता है? स्नेल का नियम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो जब एक ही रंग में प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यम के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो उसका आपतन कोण और उसका परावर्तन कोण का अनुपात हमेशा क्या होता है? नियतांक होता है। और इस नियम को क्या कहा जाता है? इस नियम को कहा जाता है, कौन सा नियम कहा जाता है? इस नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम कहा जाता है। ये याद रखिएगा, स्नेल का नियम, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है स्नेल का नियम। तो याद रखिएगा स्नेल का नियम किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको बता दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर क्वेश्चन है। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, तो इसका क्या अर्थ है? मतलब समतल दर्पण पर द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन +1 है, इसका अर्थ क्या होता है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होने का अर्थ है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु का साइज मतलब कि दर्पण समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब के साइज के बराबर होता है। जितना समतल दर्पण के प्रतिबिंब बनता है उसी के प्रतिबिंब के बराबर होता है और धनात्मक चिन्ह से दर्शाया जाता है। प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होता है। एक चीज याद रखिएगा कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो हमेशा क्या बनेगा? उल्टा। क्या बनेगा? उल्टा। अब वास्तविक के साथ क्या बनता है? हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है और 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तल लेंस के 2 उपयोग बताएं। उत्तल लेंस के 2 प्रकार के उपयोग कौन कौन से होते हैं? 2 प्रकार के उपयोग कौन से होते हैं? तो ये देख लीजिए, नेत्र दृष्टि दूरदृष्टि दोष को सुधारने के लिए और छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए। मतलब जो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है उसे कौन सा लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस। और जो दूरदृष्टि को दूर करता है उसमें भी कौन सा प्रयोग होता है? उत्तल लेंस ही प्रयोग होता है। तो ये दोनों नियम याद रखिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पिछले साल पूछे जा चुके हैं। आप पेपर उठा करके देख सकते हैं। आपके 10 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब करवाऊंगा इसमें। ये हमारा पार्ट 1 है और पार्ट 2 मैं शाम से या फिर कल डाल दूंगा, देख लीजिएगा। चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम लिखें। जब प्रकाश किसी पॉलिश सतह, परावर्तन किसे कहते हैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, यहां पर समझाया भी हूं कि एक मान लीजिए ये समतल दर्पण है और मान लीजिए समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो समतल दर्पण एक तरफ पॉलिश होता है और एक तरफ क्या होता है? परावर्तक सतह होता है।
तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ से ऐसे मान लीजिए यहाँ से कोई भी प्रकाश आई और ये प्रकाश आकर के मुड़ करके अपने ही माध्यम में जब चली जाती है, टकरा करके अपने माध्यम में चली जाती है, उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो यही लिखे हैं, ये याद रखिएगा। जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई सतह या चमकदार सतह पर पड़ता है तो यह एक सुनिश्चित दिशा में विस्तारित होता है। किसी पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश का एक सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की परिघटना को परावर्तन कहते हैं। मतलब वही होता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कि देखिए मान लीजिए इसके ऊपर क्या होता है, आप ये होता है, यहाँ पे कौन सा होता है? अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब होता है। इसके इधर होता है आई होता है आपतन कोण, और इधर होता है आर मतलब परावर्तन कोण, एंगल होता है। तो एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, एंगल आर होता है। तो बस यही है दोनों नियम कि मान लीजिए यहीं से याद कर लीजिए कि जब आपतित किरण और परावर्तित किरण और उनके बीच में बना अभिलंब एक ही तल में होता है। क्या होता है? एक ही तल में। ये पहला नियम होता है। और आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये दूसरा नियम होता है। तो याद रखिएगा, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु, अभिलंब तथा परावर्तित कण एक ही तल पे होते हैं और परावर्तक कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9वें नंबर क्वेश्चन के 9th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9th भी आज का हमारा बहुत मस्त क्वेश्चन। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखा हुआ है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है ये समझिए। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जितने भी अंतर है आप सब समझते रहिए। तो चलिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हम लोग अंतर लिखते हैं। अवतल दर्पण किसे कहा जाता है? इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर धंसा हुआ होता है और इसमें परावर्तक जो मान लीजिए ये क्या हो, देखिए आप सबको यहाँ पे बनाकर बता दे रहा हूँ। ये मान लीजिए दर्पण हुआ और जो बाहरी यहाँ पे रंगा हुआ पॉलिश होता है उसे अवतल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवतल कहा जाता है। और जो धंसा हुआ यहाँ पे धंसा हुआ ऐसे धंसा हुआ पॉलिश होता है उसे क्या कहा जाता है? उत्तल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तल कहा जाता है। तो यहाँ से भी याद कर सकते हैं। तो यही लिखे हैं हम, उसमें भी पीडीएफ में भी। तो इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के बनते हैं। इसमें सिर्फ ये याद रखिएगा, जब प्रतिबिंब बनाता है तो अवतल, आभासी और वास्तविक दोनों बनाता है, काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनाता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आभासी बनाता है। उत्तल दर्पण कैसा बनाता है? हमेशा आभासी बनाता है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा इसका पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनता है। जब वास्तविक बनेगा तो हमेशा उल्टा बनेगा और आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। और इसमें ये क्या होता है कि ये हमेशा जब आभासी बनाएगा तो क्या बनाएगा? हमेशा सीधा बनाता है। क्या बनाता है? सीधा बनाता है। याद रखिएगा। इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा वस्तु के आकार तीनों प्रकार के बनते हैं। इसमें सभी प्रकार के बनते हैं, छोटा बड़ा सब। लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा सिर्फ और सिर्फ कैसा बनता है? तो छोटा बनता है। कैसा बनता है? छोटा बनता है। चलिए नेक्स्ट, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो लेते चलिएगा। ये चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। अभी उत्तल दर्पण बता चुके हैं, अवतल दर्पण बता चुके हैं, और अब चलिए बताते हैं अवतल और उत्तल लेंस के बारे में। तो लेंस क्या कहलाता है? बीच में मोटा तथा किनारों पतला होता है। मतलब यहां से समझ सकते हैं कि उत्तल लेंस और कौन सा अवतल लेंस है। मान लीजिए ये हो गया, ये कौन सा लेंस हुआ आप सब समझिएगा। ये जो ऊपर की ओर मतलब नीचे की ओर, ये दोनों उसका जो सतह नीचे का होता है और ऊपर का होता है, जो बिंदु होता है वो कैसा होता है? तो एकदम पतला होता है। कैसा होता है? पतला होता है। और जो बीच का होता है वो क्या होता है? मोटा होता है। तो याद रखिएगा, इसे कौन सा लेंस कहा जाता है? उत्तल लेंस कहा जाता है। कौन सा? उत्तल लेंस कहा जाता है। लेकिन ये जो लेंस है वो कौन सा है? अवतल लेंस है। अवतल कौन सा है? अवतल लेंस। अवतल लेंस में बीच का जो होता है वो पतला होता है और जो किनारे किनारे होता है वो क्या होता है? बहुत मोटा होता है।
तो अक्षर बड़े दिखाई देते हैं। उत्तल लेंस में कैसा, उत्तल दर्पण में भी और उत्तल लेंस में भी। उत्तल लेंस में कैसा दिखाई देता है, उत्तल लेंस में कैसा दिखाई देता है, तो उत्तल लेंस में बड़ा बड़ा दिखाई देता है और अवतल लेंस में छोटे छोटे दिखाई देते हैं। मतलब अवतल लेंस में छोटे प्रकार के, मतलब जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं उनको देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, और उत्तल लेंस में ऐसे मतलब बड़े बड़े अक्षर दिखाई देते हैं और इसमें छोटे छोटे अक्षर दिखाई देते हैं। तो चलिए, और तीसरे पे है, प्रकाश की किरण एक बिंदु से केंद्रित करता है, प्रकाश किरण पुंज बिखेर देता है। मतलब इसमें जो प्रकाश जाती है वो क्या होती है, एक जगह पे मिल जाती है, और इसमें क्या होती है कि इसमें बिखेर जाती हैं। क्या हो जाती हैं, बिखेर जाती हैं। नहीं समझ में होगा तो रुकिए, हम बता रहे हैं फिर से इसको बता दे रहा हूं कि कौन सा क्या करता है। देखिए, मान लीजिए ये हुआ उत्तल लेंस। कौन सा लेंस हुआ, ये हुआ, यहाँ से थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहा, ये हुआ उत्तल लेंस, और ये कौन सा लेंस हुआ, ये हुआ अवतल लेंस। तो जब यहाँ पे प्रकाश आती है तो प्रकाश हमेशा एक जगह मिल जाती है, लेकिन जब इस पे प्रकाश पड़ती है तो ये हमेशा प्रकाश को क्या कर देते हैं, इधर उधर बिखेर देते हैं। इसीलिए सर्च लाइट में कैसी लेंस लगी होती है, तो ये लगी होती है अवतल लेंस। कैसी, अवतल लेंस। तो लेंस, अब पांचवे पे बढ़ते हैं, चौथे पे, कि वास्तविक और प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी तथा उल्टा बनाता है, और इसमें अवतल लेंस में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है, और लेंस की बाईं तरफ हिलाए तो प्रतिबिंब दाईं तरफ गति करती है, और इसमें होता है कि लेंस बाईं तरफ हिलाए तो प्रतिबिंब बाईं तरफ ही गति कर हटेगा, और इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है और इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए या फिर लिखना होगा तो लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम सब। आज का 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है। अब वास्तविक किसे कहते हैं और आभासी किसे कहते हैं। तो जो पर्दे पे बन जाता है उसे कौन सा कहा जाता है, वास्तविक कहा जाता है, और जो मतलब जो पर्दे पे बने, मतलब जो मिरर पे बन जाए उसे, मतलब जो दर्पण पर बन जाए उसे वास्तविक, और दर्पण के जो पीछे बनता है वो कौन सा होता है, आभासी होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहा जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है और आभासी प्रतिबिंब कैसा कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ पर बनता है, पीछे बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिर लिखते चलिएगा साथ साथ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार बता चुके हैं, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। देख लीजिए, एनसीईआरटी बुक में भी दिया है, इसमें से भी उठा है और पीछे पूछा भी गया है, इसीलिए इसको दो बार क्वेश्चन दे चुके हैं। नहीं तो नहीं देते, तो 2 बार पूछा जा चुका है इसको, एनसीईआरटी बुक में भी है इसीलिए दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन पे। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम को लिखे। प्रकाश किरणें जब किसी वस्तु से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाए उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम होते हैं। पहला नियम कौन सा होता है, पहला नियम होता है जो आपतित कोण, ये मान लीजिए यहां से देख समझ जाइएगा कि जो आपतित कोण, यहां से समझिएगा कि यहां से मान लीजिए जो आपतित कोण, परावर्तित कोण और जो अभिलंब होता है वो तीनों एक ही तल पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। और जो इसका आई आपतन कोण और इसका मान आर परावर्तन कोण, दोनों का मान मतलब आई हमेशा आर के बराबर होता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जितने भी परावर्तन, आपतित किरण किसे कहा जाता है, परावर्तित किरण किसे कहा जाता है, ये भी समझ जाइए। इसे एकदम अच्छे से समझा दे रहा हूं, समझाने पे याद हो जाएगा। ये देखिए, मान लीजिए ये हुआ समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। ये समतल दर्पण, जो प्रकाश समतल दर्पण पर आती हुई प्रतीत होती है उसे कौन सा किरण कहते हैं, आपतित किरण। कौन सा, आपतित किरण।
जो टकराती है दर्पण पर उसे आपतित किरण, मतलब किसी दर्पण पर आकर टकराने वाली किरण आपतित किरण कहते हैं। जो यहाँ से लौट जाती है उसे कौन सा पर कहते हैं, तो परावर्तित किरण, मतलब दर्पण पर टकराने के बाद जो लौटने वाली प्रकाश परावर्तित किरण कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो एक लंब बनता है उसे क्या कहा जाता है, उसे अभिलंब कहा जाता है। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण और परावर्तित किरण मिलती है उस बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। और आपतन कोण किसे कहा जाता है, तो यहां से याद रखिएगा कि इसे आपतित कोण कहा जाता है। आपतित लिख दे रहे हैं, आपतित, आपतित कोण कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि इसे आपतित कोण, तो ये हो जाएगा इसका आपतन कोण, ये आपतित बिंदु बल्कि, तो ये हो जाएगा आपतन कोण। और ये होगा परावर्तन कोण, कौन सा, परावर्तन कोण। तो समझिएगा कि आपतित कोण, आपतित बिंदु से आई हुई प्रकाश में जो कोण बनता है और आपतित बिंदु और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहा जाता है, आपतन कोण। इसे किससे सूचित किया जाता है, आई से, किससे, आई से। और परावर्तन कोण को आर से। जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आर से, और उसे परावर्तन कोण कहा जाता है। तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मस्त क्वेश्चन था, याद रखिएगा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि क्वेश्चन कराना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपको बहुत ही फायदा होगा और बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण है, तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसके कारण जो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, किसके कारण, सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। और वास्तव में जब अंतरिक्ष में हम लोग अंतरिक्ष यात्री जब देखते हैं तो अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। कैसा, काला दिखाई देता है। तो यही होता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। आज का हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। तो अपवर्तन का नियम क्या कहलाता है, अभी तुरंत बताएं। अपवर्तन का नियम कि मान लीजिए ये हुआ समतल दर्पण, एक दर्पण हुआ, तो यहाँ से जब प्रकाश आएगी तो इसमें टकरा करके लौटने के बजाय ये क्या हो जाएगी, सीधा इसी दिशा में निकल जाएगी। तो ये याद रखिएगा कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन को, जो परिवर्तन होता है, ये इसकी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और याद, इसके बाद चलिए नेक्स्ट इस पे बढ़ते हैं। इसके नियम को देखते हैं। इसके नियम क्या कहलाते हैं कि मान लीजिए यहाँ से परिवर्तित हुई तो ये जो अभिलंब बनता है तो ये तीनों कहाँ पर होते हैं, आपतित कोण, परावर्तित कोण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये गलती से लिखा गया होगा। दूसरा, प्रकाश के किसी खास रंग का आपतन कोण, ये परावर्तन में ये याद रखिएगा, इस नियम को भी स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अभी तुरंत बताया है कि प्रकाश के खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक निश्चित अनुपात होता है, अपवर्तनांक कहते हैं। और उसके नियम को क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम कहा जाता है। किसका नियम कहा जाता है, स्नेल का नियम कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और एनसीईआरटी में भी दिया है। आप एनसीईआरटी बुक उठाइए और हाई स्कूल के भी गाइड को उठा सकते हैं। हाई स्कूल का जो बुक आता है उसमें भी है ये क्वेश्चन। प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, तो किसी भी वस्तु को मान लीजिए देखने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, प्रकाश होता है। प्रकाश से किसी भी वस्तु पर टकराकर हमारे आंखों पर आती है और वो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो यही होता है, दृष्टि के भौतिक अनुभूत को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, मतलब किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करता है। और कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले
प्रकाश को परावर्तित करती है और परावर्तित प्रकाश हमारे आंखों पर ग्रहण होता है, तब हमें वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और ये हमारा आज का 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सब हाई एनसीईआरटी बुक या फिर 10 क्लास के पीछे का जितना भी पेपर होगा वो सब उठा कर देखिएगा, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको ये सेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस सेशन को लाइक करके प्लीज इसे शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी इससे हेल्प मिल सके। और अगर आपको थोड़ी सी भी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे से जितने भी क्वेश्चन मिलने वाले होंगे, जितने भी वीडियो मिलने वाले होंगे, आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज इस सेशन को लाइक करके मेरी थोड़ी सी मदद कीजिएगा और प्लीज इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरों को भी मदद मिल सके। और एक बात याद रखिएगा कि देर से ही सही लेकिन कुछ जरूर बन जाइएगा, ताकि आगे चल के लोग खैरियत ना पूछे तो भी चले, लेकिन हैसियत पूछे तो आप बता सकें कि हाँ आपने इतना मेहनत करके ये पाया है, ये मुकाम पा लिया है। चलिए इस सेशन को इतना ही रहने देते हैं। सेशन को एंजॉय कीजिएगा आप सब, और थैंक यू।